वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स के। तो आज का जो टॉपिक है पहला, कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि लीनियर इक्वेशंस के पेयर की सॉल्व होने की कंडीशंस, यानी कि किन कंडीशंस में वो इक्वेशंस सॉल्व हो पाएंगी और किन कंडीशन में सॉल्व नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो देखिए ग्राफिकल मेथड में हमने पढ़ा था कि इक्वेशंस के तीन तरीके के सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक सॉल्यूशन निकलेगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, या फिर एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे पता लगा सकते हैं हम बिना ग्राफ बनाए हुए या बिना सॉल्व किए हुए भी। जैसे कोई दो इक्वेशन दी हुई हैं, एक दी हुई है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं आपको टू वेरिएबल्स की। अब आपको इनको पता करना है कि ये किस टाइप की इक्वेशंस हैं, कंसिस्टेंट हैं या नहीं, इनकंसिस्टेंट हैं या नहीं, या फिर इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे। ये सब पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनके रेशियो निकालने पड़ेंगे कोफिशिएंट्स के, यानी कि a1 अपॉन a2 फाइंड करिए आप, और b1 अपॉन b2 फाइंड करिए, और c1 अपॉन c2 फाइंड करिए। मतलब इन तीनों की वैल्यू निकाल लीजिए। a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आएगी, b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या आएगी, और c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है, ये कंडीशंस को चेक करना है। अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है, अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आती है, तो फिर इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल इन दोनों को चेक कर लीजिए। अगर ये दोनों अनइक्वल हैं तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, यानी कि एक ही सॉल्यूशन निकलेगा इसका। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट ठीक है, अगर ऐसा आता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि अगर तीनों रेशियो बराबर आ जाते हैं तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तब भी इक्वेशन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंट के बारे में क्या बताया था आपको कि अगर किन्हीं भी इक्वेशंस के एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन निकलते हैं तो उनको कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी इक्वेशन कंसिस्टेंट क्योंकि एक सॉल्यूशन निकला, और इस कंडीशन में भी कंसिस्टेंट क्योंकि एक से ज़्यादा सॉल्यूशन निकले। अगर ऐसा आ जाता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि ये दोनों तो बराबर आए लेकिन c1 अपॉन c2 का रेशियो अनइक्वल आया, तो इस कंडीशन में इस पेयर के नो सॉल्यूशन निकलेंगे, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और फिर इसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, केवल ये तीन कंडीशंस आपको चेक करनी है। अगर ये पहली आ जाती है तो एक सॉल्यूशन, दूसरी वाली कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और तीसरी वाली कंडीशन में नो सॉल्यूशन। इस तरीके से आप किन्हीं भी इक्वेशंस को बिना सॉल्व किए हुए भी पता लगा सकते हैं कि इनके सॉल्यूशन किस टाइप के निकलेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कोई इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पर 2x प्लस 5y इक्वल टू 7 और 4x प्लस 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो अब देखिए हमने निकाला a1 अपॉन a2, कितना निकलेगा 2 अपॉन 4, यानी कि 1 अपॉन 2। अब निकाला हमने b1 अपॉन b2, 5 अपॉन 10, यानी कि 1 अपॉन 2। अब निकाला c1 अपॉन c2, वो निकला 7 अपॉन 14, यानी कि 1 अपॉन 2। अब देखिए तीनों ही कंडीशन में रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, सेम। हियर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों ही रेशियो कैसे आ गए, इक्वल टू 1 अपॉन 2, सेम आ गए।
तो ऐसी कंडीशन में क्या बताया था, जब तीनों रेशियो बराबर होते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि इस इक्वेशन का कोई एक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे और इक्वेशंस का टाइप कैसा होगा, कंसिस्टेंट टाइप की इक्वेशन होंगी। ठीक है, चलिए आगे एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, यानी कि के की वैल्यू फाइंड करिए अगर इन लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो अब आपको पता है कि कंडीशन नो सॉल्यूशन वाली क्या थी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो पहले वैल्यूज़ फाइंड करिए। देखिए a1/a2 की वैल्यू क्या होगी, 3k + 1/k² + 1। b1/b2 निकालिए, 3/k-2 और c1/c2 निकालिए, -2/-5। ठीक है, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या थी कंडीशन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 एज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, क्योंकि इस इक्वेशन के इन इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो देखिए वैल्यू 3k + 1/k² + 1 इज इक्वल टू 3/k-2 इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 2/5। ये कंडीशन बनेगी। अब देखिए ये तो अनइक्वल हैं तो इनको तो कंपेयर करना नहीं है, यानी कि ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। देखिए 3k + 1/k² + 1 इज इक्वल टू 3/k-2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से ये हो गया 3k² -2 3 या 6k + k -2। इधर करेंगे तो 3k² + 3, 3k² से 3k² कैंसिल हो गया, ये बचेगा -5k इज इक्वल टू -2 इधर जाके +2 हो जाएगा, 3 और 2 5। तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/-5, यानी कि -1। k की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस हैं, k की वैल्यू निकालना या m और n की वैल्यू निकालना, इस टाइप के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं अब इसकी हेल्प से। ठीक है, अब हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन है देखिए, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 3, यानी कि एक फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर एंड स्क्वायर ऑफ न्यूमरेटर इज़ 21, और डिनोमिनेटर के स्क्वायर का और न्यूमरेटर के स्क्वायर का डिफरेंस 21 है, यानी कि अगर डिनोमिनेटर का स्क्वायर करें और न्यूमरेटर का स्क्वायर करें और उनका डिफरेंस निकालें तो वो कितना आ रहा है, 21। तो आपको फ्रैक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। न्यूमरेटर को क्या मान लिया हमने, x और डिनोमिनेटर को y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहली कंडीशन में दिया हुआ था कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा है, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है, y इज इक्वल टू न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा, y इज इक्वल टू x + 3। न्यूमरेटर हमारा x है, उससे 3 ज़्यादा है y। ठीक, तो इससे इक्वेशन जो बनी, इस y को इधर ट्रांसफर करिए और 3 को उधर पहुंचा दिए, तो x - y इज इक्वल टू -3, फर्स्ट इक्वेशन, प्लस y इधर आके -y और +3 इधर जाके -3 हो गया, इसलिए ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब देखिए दूसरी कंडीशन, उसमें कह रहा था डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर और न्यूमरेटर का स्क्वायर का डिफरेंस 21 है, y² - x² इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सिंपल करिए, तो यहाँ से y - x और y
प्लस एक्स इज इक्वल टू 21, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ अगर वैल्यू रखना चाहें हम वाई माइनस एक्स की, तो यहाँ से y माइनस एक्स की हमने गलती कर दी, यहाँ y माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल आती, प्लस का x इधर आके माइनस एक्स हो जाता। चलिए निकाल लेता हूँ मैं। इक्वेशन इस टाइप से मत बनाइए, थोड़ा चेंज कर लीजिए। यहाँ x को इधर ट्रांसफर करिए तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, x इधर पहुँचा दिया तो y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी 3, यहाँ पुट कर दीजिए y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी 3, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 21, 3 से ये 21 कट गया 7 टाइम, तो एक और इक्वेशन बन गई y प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, सेकेंड इक्वेशन। ऊपर ये बनी थी फर्स्ट। ठीक है, तो अब देखिए एलिमिनेशन से सॉल्व करना मैं लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ, सब्स्टिट्यूशन से मैं आप इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना होता है, एक जगह से वैल्यू निकाल के, यानी कि किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। या तो फर्स्ट इक्वेशन में से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए और सेकंड में पुट कर लीजिए, या सेकंड में से वैल्यू निकालिए फर्स्ट में पुट कर लीजिए। जैसे मान लो हमने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, जैसे y की वैल्यू निकाल ली, तो y इक्वल टू क्या था यहाँ से x प्लस 3, इसको पुट कर दिया सेकंड में, तो सेकंड में पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी है x प्लस 3, यहाँ पे पुट किया तो x प्लस 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, जहाँ y था वहाँ पर क्या पुट कर दिया x प्लस 3 और x इक्वल टू 7। ठीक है, x और x 2x और 3 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो -3 हो गया, 7 में 3 गया तो 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक, अब देखिए ये x की वैल्यू मिल गई, अब इस वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए y इक्वल टू क्या था, यहाँ देखिए x प्लस 3 था ना, तो x की जगह 2 पुट किया प्लस 3 कितना हो गया 5, तो आपको x और y दोनों मिल गए। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या था हमारा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 2/5, यही आपका आंसर होगा। यानी कि इस मेथड में आपको एक जगह से वैल्यू निकालनी होती है और दूसरी जगह पर रिप्लेस करनी होती है। ठीक है, अब आप लोग NCERT की एक्सरसाइजेज करिए, थर्ड वाली यूनिट की 3.1 है, 3.2, 3.3 और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम पूछिए। आजकल अभी आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं आ रही हैं, इसलिए कोशिश करिए एक्सरसाइजेज करिए और प्रॉब्लम पूछिए। आप जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम पूछेंगे उतना जल्दी आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर हम आगे के टॉपिक्स पे चलेंगे। ठीक है ना, तो अगली क्लास में हमारा एक मेथड और रह गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, जल्दी से इस चैप्टर को ख़त्म करके फिर इसका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।